मिली वीडियो को एलिजिबल कोर्सेज क्या है, मिली वो कौन सी चीज़ों की ट्रेनिंग आप दिला सकते हैं, है ना। एग्री एंड एलाइड सेक्टर एंड ऑफ फार्म सेक्टर है। ऑफ फार्म सेक्टर मैंने शुरू में बताया था, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो फार्म से रिलेटेड नहीं है ना वो। फिर इसमें बहुत ज़्यादा जोर इन चीज़ों के ऊपर है, जो सेकंड वाला जो पॉइंट है, न्यू एज स्किल। क्योंकि अब ज़माना से आगे को बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो हमें नई स्किल्स लोगों को सिखानी है ना। और उन नई स्किल्स को सिखाने के लिए आप एसडीटी डाल सकते हैं। आईओटी तो पता ही होगा आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। हैवी व्हीकल रिपेयरिंग, ये सब पुरानी चीज़ें होती हैं, तभी इन चीज़ों के ऊपर भी आप एसडीटी डाल सकते हैं। हाँ, जब आप एसडीपी डालेंगे तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स का भी एक कंपोनेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकेला एक प्रोजेक्ट नहीं हो सकता कि आप ये बोले कि नहीं मैं तो सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ही स्किल डेवलपमेंट करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, अपनी मेजर जो आप एसडीपी करवा रहे हैं उसका। टारगेटेड बेनिफिशियरीज हमारे पास हैं, रूरल यूथ, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे, है ना, आर्टिसंस हो सकते हैं जैसे बैम्बू वाले, है ना, ऐसे मतलब आप ये आपकी वो है, मतलब आपका अपना खुद का है कि आप किन्हें बेनिफिशियरीज बनाना चाहते हैं और कहाँ पे आपको स्किल गैप दिख रहा है। ये लोकेशन हमारी रूरल एरिया फॉर पीपल जो होनी चाहिए, रूरल एरिया, और ट्रेनिंग प्रोवाइडर आपके पास प्रॉपर होना चाहिए जिसका सर्टिफिकेट भी हुआ। ये वाली बात नहीं चलेगी आप ओरली बोलें कि नहीं मेरे पास तो ये सिखाने के लिए है, इसने पहले वो बढ़िया काम किया है। कागज बोलता है, मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कॉस्ट क्या क्या कवर है एसडीपी में। फ्री ट्रेनिंग सर्विस जैसा पहले था, रीडिंग मटेरियल वगैरह, लॉजिंग बोर्डिंग, ये भी कवर है। लेकिन हाँ, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बताई थी, नो कैपिटल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड। अब आप बोलिए कि मैं तो वो कोका कोला की बोतल बनाना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तो मैं वो बोतल बनाने वाली मशीन खरीदूंगा, ठीक है, तो वो मशीन खरीदना अलाउड नहीं होगा। आप मशीन को हायर कर सकते हैं, हायरिंग चार्जेस दे दिए जाएंगे आप, ठीक है, लेकिन मशीन आप खुद अपने यहाँ खरीद के लगाएं, ठीक है, वो नहीं। सर इसमें ट्रेनर कंपोनेंट में एक मेरा बड़ी है कि ऐसे बहुत सारे ट्रेनर होते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता, और ऐसे भी होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, प्रैक्टिकल में वो काम नहीं जानते। तो इस केस में हम क्या करें कि जो प्रैक्टिशनर है सच में अच्छा काम कर रहा है, वो कहीं अपना सेल्फ डिक्लेरेशन या कुछ कोई ऐसा सर्टिफिकेट बना के सबमिट कर सकते हैं? नहीं, सेल्फ अलाउड नहीं चलेगा। ये थोड़ा सा एक्चुअली ये आप गैप देखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम वो एकलव्य वाली चीज हो गई, उसको बाढ़ चलाना बहुत बढ़िया आता था, लेकिन क्योंकि उसका ट्रेनर कोई नहीं था, उसके लिए कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता था, तो उसको कोई अपनी सेना में लेगा नहीं, लेंगे तो अर्जुन को ही, है ना। तो वैसा ही है कि आपके पास ना सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आईओटी का इंटरनेट वगैरह कंप्यूटर तो चाहिए, आपको लैब तो चाहिए ना, तो किसी को स्किल्स सिखानी है उसको, बिना लैब तो चलेगा नहीं। अब जैसे आप बोल रहे हैं कैपिटल फंड उसको खर्च नहीं कर सकते, वो पहले तो अपना सिस्टम लगाएगा और जगह सिखाएगा, तो वो उसके पास सिस्टम पहले तो होना चाहिए। मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, वो ये बोले कि मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं तो वो स्पेसशिप बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं इसरो से वो सब लाऊंगा। एनजीओ के पास होता है 2 सिस्टम हो, 3 सिस्टम हो, लेकिन जब 20 बच्चे बैठने हैं, 40 बच्चे तो बैठने वो हायर करने वाला है, है ना उसमें हायर करेगा है, हाँ हायर आप कर सकते हैं, हायर आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, शुरू में जो हमारा वो था ना चैनल पार्टनर कौन हो सकते हैं, उसमें ये था कि कोई भी एनजीओ जो 3 साल से उसकी ऑडिट हुई हो, उसके पास 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, रेगुलर ऑडिट, है ना, मिनिमम 3 ईयर्स, तभी वो एलिजिबल होगा नाबार्ड के अंदर। नया एनजीओ नहीं काम करेगा, 3 साल तो चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट 3 साल की चाहिए। आप देखिए इसमें एसडीपी में हमारा 4 वीक्स का मिनिमम होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि स्किल सीखने में टाइम लगता है, और मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है। ये इसमें आपने वो लिखा भी है, जो आप पूछ रहे थे कि नैब स्किल क्या टाइप करना है, यही वाली साइट है nabskill.org, यहाँ पर आप जाएंगे आपको वो मिल जाएगा। हाँ, अब इसमें देखिए वैसे तो कोई अपर कैप नहीं है, लेकिन कैपिंग एक चीज़ की है, वो है मैक्सिमम जो अमाउंट है पर ट्रेनिंग पर आवर, वो हमारा 49 रुपीज़ और 88 रुपीज़ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो आप अपने यहाँ
लोगों को रख के ट्रेन किया है उसमें 88 रुपीज़, और अगर नॉन रेजिडेंशियल है तो 49। किसको ब्रीच नहीं करना है, ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप नंबर कितने ढेर सारे आप पार्टिसिपेंट्स आते हो उसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका वो बन जाएगा कितने का आपका बन रहा है, मतलब कितने का प्रपोजल आपका बन रहा है। लेकिन ये 49 रुपीज़ और 88 रुपीज़ का इसमें वो फैक्टर है जो नाबार्ड भी चेक करेगा। आप बोले दीजिए इसमें तो चेक कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब इतने भी बहुत ज़्यादा पैसे को जस्टिफाई करना है। ये 49 और 88 गाइडलाइंस में अगर आप कोई ऐसी चीज़ ये करके आती है जो सच में बहुत यूनिक है, जिसमें एक्चुअली पूरी इंडिया में किसी ने किया ही नहीं काम, आप ही करवाने वाले पहली बार, ठीक है, और वो 49 और 88 किसी नहीं हो पाया, उसमें थोड़े से ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये केस टू केस बेसिस है, और ये मतलब इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, केस टू केस बेसिस पे हो भी सकता है। जनरल गाइडलाइन ये है कि 49 और 88। अब इसमें फंड्स कैसे रिलीज होंगे, इसमें भी जब आप हमें प्रपोजल दीजिए नैप्सकिल के थ्रू, नैप्सकिल BDM ने अप्रूव कर दिया, वो हमारे रीजनल ऑफिस जाएगा, रीजनल ऑफिस ने भी उसको अप्रूव कर दिया, आपको एक सैंक्शन लेटर मिलेगा, हमारे प्रॉपर सैंक्शन लेटर मिलेगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, किस टर्म्स एंड कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे कैसे पैसे रिलीज होंगे। उसको जब आप एक्सेप्ट करके भेज देंगे नवाइड को, तो 20% अमाउंट आपके प्रपोजल का आपको मिल जाएगा एज एडवांस, आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 50% अमाउंट रिइंबर्समेंट बेसिस पे, जैसा मैंने शुरू में बताया था, है ना, 50% अमाउंट होगा वो रिइंबर्समेंट बेसिस पे मिलेगा, और बाकी का 30% सेटलमेंट के ऊपर है। जो आपने स्टार्टिंग में 60% सेटलमेंट का एक लेटर दिया था SDP में कि हाँ मैं मेरे 100 लोगों में ट्रेड करूँगा तो उसमें 60 लोगों का तो सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो सेटलमेंट दिखाने के बाद ये 30% पैसा लीजिए। जैसे 50% आप बोल रहे हैं कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मान लीजिए तो 50% का जो है कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग बोल रहे हैं, 50% तो बोल रहे हैं और रिवर्समेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। नहीं ये ऑन गोइंग बेसिस पे आप लेके रखिए एक बार वहाँ तो लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग का, हाँ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग तक 50% तक का चीज़ है, लेकिन आपकी कंप्लीशन में डिफरेंट नहीं ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपके सैंक्शन लेटर में लिख करके आएंगे एग्जैक्ट, और पता लगा कभी पता लगा 3 लाख रुपये खर्च चल रहा है, 6 महीने कोर्स को 18 लाख रुपये खर्च करके बैठ गया बंदा। नहीं इसकी आप चिंता मत करिए, अगर नाबार्ड ने आपके पैसे सैंक्शन किए तो आपको मिलेगा, इसकी आप चिंता मत करिए कि आपने कभी पैसा खर्च कर दिया कि नाबार्ड ने कहा था और फिर बाद में नाबार्ड मुकर गया वो पैसे मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं इतने साल से। आप डिले भले होता क्या है, डिले तो थोड़ा बहुत हर जगह होता है ना, लेकिन वो क्या होता है भगवान के घर देर नहीं वाली चीज है, जब भगवान के घर डिले हो जाता है तो देर भगवान के ऊपर तो नहीं है नाबार्ड है ना। ग्रामीण हाट नेक्स्ट जो है वो है ग्रामीण हाट। ग्रामीण हाट में क्या होता है कि हमें ना एक गाँव में मार्केट प्लेस बनानी है जिसमें कि वहाँ के लोग आए और आके अपना सामान बेचें। तो हाट की डेफिनेशन जो सर्कुलर में दी हुई है वो हमारी ये है कि हाट और बाजार इधर ओपन एयर मार्केट, जिसमें कि ओपन एयर मार्केट का कंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, उस रेस्ड प्लेटफॉर्म में लोग आकर के बैठेंगे, आकर के अपना सामान वहाँ बेच सकते हैं। तो उस रूरल हाट को सैंक्शन करने के लिए NGO मदद कर सकता है। ठीक है, देखिए इसमें जो एक हाट होगा उसमें 10 से 20 गाँव के लोग आकर के अपना सामान बेच सकते हैं, ऐसा हमें प्रपोजल देना है। उसमें उन्होंने प्रॉपर सब कुछ डिफाइन किया हुआ है कि कितना साइज होना चाहिए, जैसे 500 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए फ्री एरिया में, प्लेन एरिया में 750 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। बाद में एक्सपैंड करने के लिए उसमें होना चाहिए कि हाँ अगर बाद में एक्सपैंड करना चाहें प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह वहाँ पर होनी चाहिए। ये वाले मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रूरल हाट में होना चाहिए, उसमें रूफ होनी चाहिए, ऊपर पाथ भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें ड्रिंकिंग वाटर वगैरह। ये मैंडेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रूरल हाट में है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई रूरल हाट सेंक्शन नहीं है, आप ले सकते हैं। सर सैंक्शन हुआ था वो ना, लेकिन चला नहीं। नहीं, वो नाबार्ड ने सैंक्शन किया ना। यस सर।
क्यों नहीं चला? वो जो है सर एमसी के पास है अभी वो ना, अच्छा पर्पस वही था सर। हाँ तो अभी उसके बाद एक मुंडा के बाद नहीं, दोबारा गाड़ी हाँ, नहीं, अभी इसका ये है कि जब आप पूरा सबमिट करेंगे तो जैसे आपने बताया इस चीज़ को देखते हुए आपको सबमिट करना है कि हाँ सच में यहाँ पर मार्केट प्लेस बन सकती है कि नहीं। सर सोलन में है वो चल रहा है, सिरमौर है सोलन में चल रहा है सर एक। हाँ हाँ लेकिन इसको आपको ऐसी जगह देख करके सबमिट करना है जहाँ पे फिजिबल हो, है ना, जहाँ जितने भी एनजीओ को तो मिलेगा, लेकिन सारे ट्रेनिंग का ये चार्जेस इसके चार्जेस, लेकिन जो एनजीओ की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होती है वो कहीं भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ मतलब ट्रेनर को था उसकी मतलब वो मुझे दिखा नहीं रही। नहीं नहीं जो हाँ ना बता रहा ना मैं ये बता रहा था ना कि 5 से 10% आप ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में हमेशा आपको है। हाँ हाँ वो आप उससे ले सकते हैं, बिना उसके फिर कैसे एनजीओ थोड़ी ना करेगा, एनजीओ पे भी तो लागत है। हाँ नहीं उसमें भी है, उसमें भी है, सभी में है, सब में 5 से 10% का है। आप अपने आप जब प्रपोजल सबमिट करेंगे आप उसमें डाल सकते हैं कि इसमें 5 से 10% मेरा है, 10% आप जीएलजी में तो उनका आईटी बंदा वो जीएलजी में तो पूरा एनजीओ का ही था, वो जितना हम वो कितने टाइम के लिए अगर 2 साल के लिए बंदा रिस्टोर कर ले रहे हैं उसको करने के लिए मेंटेन तब तक वो वैसे बिक जाएगा। बेचारा 4000 रुपये का एक हुआ और आपको 2 साल का रिवर्स हो गया हो, और उसमें अगर एक ही ग्रुप अगर किसी का खराब हो जाता है मतलब लोन बस का तो आपके उसको उसमें तो देखिए उसमें हमने जीएलजी के मेंबर से तो कुछ भी पैसा नहीं दिया, वो तो पूरा का पूरा जेएलपीआई को दिया है ना, जेएलपीआई को इसीलिए तो दिया है कि वो जानकर के लोगों को समझाए और ऐसे लोगों को चुन करके लाए। अब आप ऐसे गड़बड़ लोगों को चुन करके लाएंगे सर 4 बंदे करके हो सकते हैं। बहुत बड़ा टाइम है, 2 साल के लिए आपको कोई ना कोई व्यक्ति आपको हायर करना है उसको देखने के लिए, मान लो आपके 10 रुपए अगर आपने एक बंदा रखा उनको सैलरी पे कर दिया 2 सालों तक, आप उसको मेरा अपना बोल रहे हैं ये आपका नहीं, आप ऐसे लोगों से मिले होंगे। सर जेएलजी में एक ही घर से 4 बंदे हो सकते हैं सर, जेएलजी में एक ही घर से 4 बंदे, जैसे 4 बंदे चाहिए है सर, पॉसिबल है सर? नहीं 4 राशन कार्ड हो तो सर 4 राशन कार्ड से 4 लोग नहीं 4 राशन कार्ड हो तो 4 राशन कार्ड हो सकते हैं। अगर ये एकदम फेलियर स्कीम होती है और पूरे देश में ये हो ही नहीं रहा होता तो ये स्कीम बंद हो चुकी होती। ये हो रहा है, लोगों ने सक्सेसफुली किया भी, इसीलिए ये स्कीम चल रही है। आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो सोचिए कि जनरलाइज में कोई नहीं कर सकता। वो कुछ के पास कुछ अच्छे लोग हैं और वो कर रहे हैं। अगर आप इसे जैसे मैंने भी बताया कि 50 आप 50 का नहीं कर सकते, 20 का कर सकते, 10 का कर सकते हैं, आप 10 वाले लीजिए। जरूरी थोड़ी कि आप एकदम बिल्कुल 5000 जीएलजी का प्रोजेक्ट सैंक्शन करा लीजिए, फिर बोलिए कि वो भी नहीं मिल रहा। जितना कर पाए उतना लीजिए। साइज स्कीम ठीक है, हम लोग अभी विजुअल हार्ट डिस्कस कर रहे थे ना, विजुअल हार्ट में ये सब लोग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा एनजीओ भी है जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कर सकता है, पूरा आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। ठीक है, इसके भी अपने प्री रिक्विजिट्स हैं कि पहले से आपको क्लियरेंस वगैरह लाना होगा, डीआरडीए से बात करेंगे, उस जगह में जो भी अथॉरिटी है वहाँ से बात करेंगे, बाद में ऐसा ना हो कि मुझे सैंक्शन होने के बाद वो ऑब्जेक्शन आए कि यहाँ तो बनना ही नहीं चाहिए था और आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया, ये क्लियरेंस वगैरह पहले से। अब ये आप कहेंगे कि क्लियरेंस वाले लेके आएंगे, मेरे पैसे लगेंगे, वो पैसे रिवर्स होंगे, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में आप डालिएगा कि आप क्लियरेंस लेने के लिए मेरे पैसे लगेंगे, तो वो पैसे नवाज देगा, प्रोजेक्ट में आपको डालना है। अपना उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको उसको कंप्लीट करना। इसमें कितने पैसे मिलेंगे वो यहाँ पे मेन तो मुद्दा ही रहता है, वो करते हैं ना क्योंकि तो ये पहला सुख वाली बात रहती है ना, पहला सुख लोग बताया दूसरा सुख करने माया है ना, तो माया के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो माया वाली बात अब ये है अगर एरिया देखिए ना इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वहाँ पे 95% तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में एक ही है, चंबा।
तो हम लोग अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा की बात करें, इसमें हमारा सेकंड वाला पॉइंट है वो अदर एरियाज। अदर एरियाज में हमारा 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो लगेगी वो रिवर्स होगा, या फिर 15 लाख रुपए दोनों से जो कम एक रूरल हाट की। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण मार्ट यानी रूरल मार्ट जिसे कहते हैं। ये रूरल मार्ट में क्या है, रूरल मार्ट का जो ओनर होगा वो इंक्लूड नहीं हो सकता। रूरल मार्ट का ओनर SHG फेडरेशन हो सकती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है SHG फेडरेशन हो सकती है, पैक्स हो सकते हैं, रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये सब लोग उसके ओनर होंगे जो एक्चुअली रूरल मार्ट को ओन करेंगे या वहाँ पर चलेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, फैसिलिटेट कराने के लिए NGO चलेगा, तो वो फैसिलिटेटिंग एजेंसी बन सकता है। ठीक है, मार्ट में हमारा क्या है, रूरल मार्ट इज रिटेल मार्केटिंग आउटलेट। आपको आउटलेट कहीं पे भी प्रोमिनेंट जगह, जैसे आपको यहाँ पे लगता है कि मैक्लोडगंज में मुझे एक आउटलेट अगर हमें मिल जाए हमारे एसएमसी से लगे तो बहुत बढ़िया, तो वो आप या आपको लगता है कि नहीं वो ज्वाला जी से आप आए हैं ना, ज्वाला जी में मंदिर के सामने बिल्कुल हमें हमारा आउटलेट बन जाए और हमारे बहुत अच्छे ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ बिकने लग जाए, है ना, तो आप वहाँ का काम कर सकते हैं। प्रोमिनेंट जगह जहाँ आपको लगे कि वहाँ पर आउटलेट काम करेगा, ठीक है, ऐसी जगह पर आप कर सकते हैं। 15 लाख रुपए तक का था इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं। हाँ, एक तो वही अपना क्लियरेंस मेनली है, इसका क्लियरेंस होना चाहिए और वही सेम जैसा प्रोसेस था कि मीडिया को आपको सबमिट करेगा। इसमें एक्सपेंडिचर रेंटल चार्जेस 2 साल के मार्ट के कवर हो जाएंगे। अगर आपको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज्वेलरी मंदिर के सामने आपको जमीन खरीदनी है, आपको आउटलेट मिल जाता है, उसका 2 साल तक का किराया आप डाल सकते हैं प्रोजेक्ट में, है ना, वो नाबार्ड से मिल जाएगा। सैलरी में आपको जो सेल्स पर्सन को आप रखना चाहते हैं उसकी सैलरी इसमें कवर कर सकते हैं। सोलर LED लाइट वगैरह आप उसमें लगाना चाहते हैं, पब्लिसिटी मटीरियल उसका करना चाहते हैं मार्ट का कि हमारा मार्ट खुला है, उसका पैम्पलेट दिखाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। और हाँ, वहाँ पे आपको पॉज मशीन लगानी है, QR कोड देने के लिए बैंक कोई चार्जेस आपको लगाई कर रहा है रूरल मार्ट के ऊपर, वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। अब आप कह रहे थे कि फैसिलिटेशन चार्जेस नहीं होता, वो देखिए वहाँ पे लास्ट से सेकंड वाला है, सपोर्ट टू फैसिलिटेटिंग एजेंसी ओनली फॉर NGO को भी भाई पैसे दे दिया जाएगा, उन्होंने ढूंढा अपना, है ना, जो लिंक बनाया आपको उसके लिए अलग से फैसिलिटेशन चालू होगा। रूरल मार्ट का अपना वो रूरल हाट का जो 15 लाख रुपये था, रूरल मार्ट का जो है वो है 5 लाख रुपये। यहाँ पर भी अदर एरियाज अप टू 90% ऑफ टोटल कॉस्ट या फिर 5 लाख रुपये, दोनों में से जो कम। ये अपना रूरल मार्ट का, ये एक रूरल मार्ट का है, आप मल्टीपल रूरल मार्ट भी दे सकते हैं, है ना। जब आप कोई भी यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं उसमें जो प्राइस दिखा रहे हैं या अमाउंट दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक का है ना। आप मल्टीपल भी देंगे तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, आपका फैसिलिटेशन चार्ज भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अब हमने अपने 2 डिपार्टमेंट मेन देखी जो हमारा था MCIT और OFD। अब तीसरा डिपार्टमेंट जो है हमारा वो है फार्म सेक्टर डेवलपमेंट FSD। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में क्या होता है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, ज़रूरी नहीं कि वो नोटिफाइड ट्राइबल एरिया ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे अगर हम हिमाचल में देखें तो हमारे नोटिफाइड ट्राइबल एरिया जनरली कहाँ पे, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में है, चंबा में है, पांगी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाइड ट्राइबल एरिया नहीं है। बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल सर। ट्राइबल पॉपुलेशन है लेकिन नोटिफाइड एरिया नहीं है ना, नोटिफाइड एरिया नहीं। तो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका नोटिफाइड एरिया ही हो। अगर आपके पास साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब है कि मिनिमम 200 लोग होने चाहिए ट्राइबल एरिया, है ना। 200 लोग हैं और वो एक रेगुलर कंटिन्यूअस टाइप में आपके पास, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये आपको पता है कि हाँ ये कुछ 10-15 गांव हैं जहाँ पर रहते हैं करीब 200 लोग हैं ट्राइबल एरिया, वहाँ पर हम अपना PDF प्रोजेक्ट सैंक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्राइबल यहाँ रहता फिर वो 20 किलोमीटर बाद दूसरा बंदा वहाँ रहता है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। और ये प्रोजेक्ट जो होता है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 6 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें जो क्वांटम है भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सबमिट करते हैं, कितना आप
इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है जनरली हमारा एक वादी वाला प्रोजेक्ट होता है कि हम उस ट्राइबल एरिया के लिए एक ऑर्चर्ड बनवाना चाहते हैं। उस ऑर्चर्ड में वो लोग ट्रीज लगाएंगे, है ना, वो ट्रीज हम लोग उसमें फंड करेंगे कि हाँ ठीक है वो ट्रीज लगाएंगे, इससे उनकी आमदनी होगी। प्लस साथ ही साथ वहाँ पर आप ऑफ फार्म एक्टिविटी भी प्रपोज कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमने इससे पहले चीज़ें देखी आप उसी में उन लोगों के आप बनवा लीजिए ऐसी चीज़ें, है ना, और वहाँ पर आप कर पाएंगे। फिर वहाँ काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, ऑफ फार्म एक्टिविटी वहाँ कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट वाला है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो घूमने पड़ेंगे, है ना, ट्राइबल इसलिए कम्युनिटी ओनरशिप होगी उस, क्योंकि वो जो गाड़ी होगी वो उन्हीं लोग वही लोग उसको ओन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। आपको कहीं कोई ऐसी जगह आपको पता है जहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और पूरा पानी ड्रेन हो जाता है, जमीन की वहाँ की सॉइल इरोजन भी हो जा रहा है वहाँ, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह को डेवलप कराना चाहते हैं और वहाँ पर आप ना आपको प्रॉपरली मैपिंग करनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ना पानी का बहुत ज़्यादा वो है कि सारा पानी बह जा रहा है, आप वहाँ पर चाहते हैं एक तो उस लैंड को रिक्लेम किया जाए और पानी को भी बचाया जाए। ऐसे केस में आप वाटरशेड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट सबमिट करें। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड। आपने ये नहीं बताया था कि फंडिंग रिलीज का क्या पैटर्न रहेगा। फंडिंग रिलीज का पैटर्न उसमें जब आप प्रपोजल सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा कि इसमें क्या है कि कोई फिक्स आप प्रपोजल जैसा बताएंगे कि हम इसमें ये चीज़ करना चाहते हैं कि उसके हिसाब से वो आपको ऐसा नहीं है कि आपके आंखों पट्टी बांध दी जाएगी कि आपको पता ही नहीं था और बस लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में आ गया और आपको झटका लगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपके साथ डिस्कशन कर लिया जाएगा, आपको जब आप उसको बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये चीज़ सही है, उसके बाद ही वो हम टर्म्स एंड कंडीशन में डाल के आपको इम्पोज नहीं किया, कुछ थोपा नहीं जाएगा, हमारे कभी थोपता नहीं है। सर इसके टाइम पीरियड है कि इतनी साल पुरानी होनी चाहिए एनजीओ वगैरह? 3 साल सब चीज़ में 3 साल। फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड में क्या होता है कि फार्म सेक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड में अभी हमने यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, रिसेंट अभी जो चल रहे हैं उसमें एक नगरोटा बगवा में बी रिसर्च स्टेशन है, यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही है बी रिसर्च स्टेशन। जी सर। तो वहाँ पे हमने बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया हुआ है, 20 लाख का प्रोजेक्ट है। उसमें वो लोग क्योंकि बी रिसर्च स्टेशन है, अब बी रिसर्च स्टेशन के पास तो अपने खुद की टेक्नोलॉजी है ही ना, बी रियरिंग तो हनी रियरिंग है ना, ये सब उनके पास है, लेकिन एक्चुअली में जो लोग बी रियरिंग कर रहे हैं उनको वो सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पास ऑन हो पाए, है ना, वो सारी ट्रेनिंग दे पाए, तो उसके लिए हमने सपोर्ट किया हुआ है। वो लोग फिलहाल तो इसमें फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड में 5 एरिया होते हैं जिसमें कि आप ये बजट सबमिट कर सकते हैं। इसमें भी वही जो आप फंडिंग का पैटर्न बता रहे हैं, इसमें जनरली फंडिंग का जो पैटर्न होता है वो 20-40 और 20-40-40 होता है। 20% एडवांस रिलीज हो जाएगा, 40% ही जब आप काम कर लेंगे तो रिलीज हो जाएगा, रिवर्समेंट नहीं है, लेकिन जो लास्ट के होंगे 40% वो रिवर्समेंट है। इसमें हमारे जो 5 एरियाज हैं जो फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड है वो आप देख लीजिए ध्यान से। इसमें एक तो है हमारा इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, कुछ आपको लगता है नया इनोवेशन हो सकता है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए अगर कोई काम करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं या आपने कहीं किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करना है वो कर सकते हैं, एग्री वैल्यू चेन कर सकते हैं, और फार्मर्स कलेक्टिव ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ये अगर आप करना चाहें, जैसे जो हमारा बी कीपिंग वाला है वो हमने लास्ट में किया हुआ है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बी कीपर्स। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट और हमने किया था, जैसे वहाँ पर है बैजनाथ से कोई आया है? बैजनाथ वाला जो एरिया है ना वहाँ पर उतराला गाँव है, ऊपर उतराला सर, उतराला है ना, तो वहाँ पे हमने एक फॉडर का प्रोजेक्ट किया हुआ है कि क्या हुआ था कि फॉडर के लिए कमी थी, वहाँ के लोगों को है ना गाय भैंस जो है कैटल उनको नहीं मिल पा रहा फॉडर, तो उस ग्रीन फॉडर को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट वहाँ पर किया हुआ है, तो वो भी रनिंग प्रोजेक्ट।
अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने, अब ये तो हमारी जितनी अभी तक मैंने डिस्कस किया लगभग यही हमारी ऑनगोइंग मेजर स्कीम्स थी, ठीक है। अब जो इसके बाद है वो है हमारा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी आप हमें सबमिट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक लीगल एंटिटी होती है प्रोड्यूसर्स की, जो आपस में मिल करके अपने आप को रजिस्टर करा देते हैं, ठीक है। और उनका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। वो लोग क्या हो सकते हैं, अपने फार्मर्स हो सकते हैं, मिल्क प्रोड्यूसर हो सकते हैं, अपना फिशरमैन हो सकते हैं। इस तरह एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा कॉर्ड के साथ है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक फार्मर्स वाला हो सकता है, एक ऑफ फार्म भी हो सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं और वही लोग मिल करके अपना एक OFQ बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं OFQ। जरूरी नहीं कि सारे लोग फार्मर ही हों। अगर फार्मर मिलकर करेंगे तो OFQ बनाएंगे, नॉन फार्मर्स मिलकर करेंगे तो वो OFQ बनाएंगे। इसके लिए भी आप कॉन्सेप्ट नोट हमें दे सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट नोट हमें दीजिए, हम आपको बता देंगे कि उसमें क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, है ना। जैसे अपने अरविंद जी कुछ इसमें प्रकाश डालना चाहेंगे अपना कॉर्ड के साथ हमारा है FTO। जी सबको नमस्कार। एक्चुअली हमें ये 2020 में सेंक्शन हुआ था नबार्ड की तरफ से। तो अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं हमारे 4 ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, नगरोटा, धर्मशाला, कांगड़ा और रैत। हमारे 202 शेयर होल्डर हैं और हमारा जो अभी इस साल का टर्नओवर है वो हम एक्सीड कर गए हैं 16 लाख। तो बहुत सारी मतलब शुरू में तो 1-2 साल बहुत चैलेंजिंग होते हैं। मैं उस कंपनी का चेयरमैन भी हूँ, कॉर्ड में भी काम कर रहा हूँ। तो रेड राइस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। रेड राइस एक बहुत न्यूट्रिशन फूड है जो पहले उगाते थे, तो हमें लगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो हमने वो फार्मर्स को सिखाया कैसे लगाना है उसको, फिर उससे ग्रो करवाते हैं, प्रिक्योर करते हैं, फिर उनको दोबारा से उनको पेमेंट देते हैं। तो इसमें फार्मर का जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जो पैडी बेच रहे थे, नॉर्मल पैडी बेच रहे थे, वो 18-20 रुपये ज़्यादा कम था। जब हमने रेड राइस पैडी फॉर्म में ख़रीदा तो हमने 28 to 30 रुपीज़ उनको दिए पर केजी के हिसाब से। तो एक तो एडवांटेज उनको मिल गया, थोड़े अट्रैक्ट हुए कि हमें रेड राइस की तरफ जाना है। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही, वो तो सबको पता है। तो पर एक चीज़ हमें लर्निंग रही कि 2 साल हमें लोगों को ये बताने में लग गए कि इस तरह का कोई चीज़ है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। अभी हमारा आउट ऑफ स्टेट भी जा रहे हैं ऑर्डर, और चैलेंजिंग बहुत है। आपका मार्गदर्शन मिलता है तो कर रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं। सर ग्रो कहाँ करा रहे हैं आप? जी ग्रो कहाँ करा रहे हैं? ग्रो हम तो रहे हैं नगरोटा बलुआ ब्लॉक में, हाँ जी। धर्मशाला में कुछ फार्मर है, कुछ रैत में हमारे, कांगड़ा में फार्मर है। तो लैंड वगैरह कोई कंडीशन वगैरह ऐसा कुछ? नहीं एक्चुअली ये ना इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो हम करवा रहे हैं ना राइस एंड व्हीट रिसर्च स्टेशन की। जी। तो ये नॉर्मल जो रेन फेड एरिया में भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बाकी पूरी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी शायद टाइम नहीं हुआ है, हाँ, बहुत सारा उसमें चीज़ें तो वो समझ सकते हैं। जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है उसका मेन एम ये था कि जो बड़े बड़े अपने फार्मर्स है, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा फार्मर है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसके पास सब कुछ होता है पहले से, है ना। उसके पास अपना वो कहाँ से रॉ मटेरियल लाएगा, सीड्स कहाँ से लाएगा, वो भी उसका रेंज है, मार्केट कहाँ करना है वो भी उसका रेंज है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम आती है ये हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के साथ ही आती है, जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम है या 1 से 2 हेक्टेयर, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जो FPO वाला कॉन्सेप्ट है ये इसीलिए लाया गया था कि जो हमारे छोटे वाले फार्मर्स हैं इनको इकट्ठा करें और ये लोग इनके पास मतलब एक स्ट्रेंथ बने। मगर अब ये जो स्ट्रेंथ है, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल कि किसी के पास कोई गोभी उगाता है, उसके पास बस 15-20 गोभी बच पाई बेचने के लिए, बाकी तो उसमें खुद कंजम्पशन के लिए। अब वो 15-20 गोभी लेके शहर में जाएगा बेचने, फिजिकल नहीं रहेगा, उतना तो उसका खर्चा ही लग जाएगा। उसको क्या छोड़ो यार क्या करना चाहिए, आज तो उसमें बेच देता हूँ, जो भी पैसा मिला मिलेगा। तो डिस्ट्रेस सेलिंग भी कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो हम ये चाहते थे, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उन लोगों को प्रॉपर प्राइसिंग मिले, भले वो थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन ढेर सारे लोग दूर दूर से घड़ा करते हैं ना, तो ढेर सारे लोग अपने थोड़ा प्रोड्यूस उसमें मिलाएं, ठीक है, और वो इकट्ठा होकर के काफ़ी बड़ा उनका एक वॉल्यूम बन जाएगा। तो जो इसके लिए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें क्या है कि वो लोग एक आदमी तो अपना ध्यान नहीं लगा सकता उसमें कि क्योंकि उसको तो अपना फार्मिंग करना है, वो छोटा सा उसका फार्म है, वो नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो एक लीगल एंटिटी बनेगी और उसमें हम किसी को CEO अपॉइंट कर देंगे, कोई अकाउंटेंट बन जाएगा, तो वो पूरे एक ना वो पूरा जो एक ग्रुप बनेगा वो एज कंपनी काम करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, और उसमें प्रॉपर उसको रन कराने के लिए लोग होंगे जो उसको हर चीज़ उसकी देखेंगे, सबकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, उसकी मार्केटिंग देखेंगे, तो दोनों चीज़ देखेंगे। तो इसके बताया कि कभी आपको ऐसा लगे कि महीना बाढ़ करता और वर्कशॉप में जाके बताएंगे क्या, इसलिए मैंने इसको वैसे डाल दी। सुपर पॉलिसी जो अभी आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे FPO के लिए भी ऐसा बना दिया कि जो भी प्रोडक्ट लेंगे
उसका हर 6 महीने में उसका सर्टिफिकेशन करवाना है। तो वो हर अभी तो बहुत उसमें कॉस्ट आ रही है, एक प्रोडक्ट का ही 1,500-2,000 रुपया उसका आ रहा है, वो भी सर्टिफाइड लैब से। बहुत सारे कंप्लाइंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। मतलब हमें एज जो कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसे हम लोग तो चलो उसको खींच रहे हैं, Corporate अगर company एक का आम फार्मर से बोलें कि वो एफपीओ चलाएगा तो मुश्किल है उसके लिए। जी जी इतने सारे वो कंप्लाइंस वो तो ऐसे ही उन्होंने स्टार्टिंग में 3 साल के लिए अपना वो किया था ना, फंड्स दिए, लेकिन उन्होंने मतलब जो गवर्नमेंट का विजन है उनका तो ये है कि हाँ उस 3 साल में जो हमने 18 लाख रुपए उस एफपीओ को दिए और 25 लाख रुपए उस एफपीओ को दिए, ये सब देने में वो ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि वो एज कंपनी काम करने लगेगी और वो सारे कंप्लायंसेस पूरे कर लेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, मार्केटिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि इससे जो प्रॉफिट आएगा उससे सब कुछ कवर हो जाएगा। ये विजन है। अब ये तो आगे देखते हैं, अगर नहीं हो पाए तो मे बी गवर्नमेंट उसको रिवाइज करे। अभी हमारा देखिए ना सर, हम भी अभी ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस किए हैं, थोड़े से प्रॉफिट में गए आफ्टर 3 इयर्स का। तो ये होता है, मतलब है तो बहुत सारा इसमें ना स्ट्रगल है, बहुत सारे। नहीं स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल के बिना तो नहीं सकता है, स्ट्रगल भी है। चलिए मतलब नाबार्ड की तरफ से इतना ही था आज, है ना। अगर आपके कोई और सवाल होंगे तो आप मुझे इसमें कर सकते हैं।